वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पावर सीरीज एंड सम रिलेटेड रिजल्ट्स। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पावर सीरीज को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो पावर सीरीज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है इनफाइनाइट सम, और यहाँ पर हम इनफाइनाइट सम लेंगे फंक्शंस का। ठीक है, इससे पहले हमने कवर किया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पावर सीरीज। तो पावर सीरीज को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो क्योंकि पावर सीरीज इज अ सीरीज का मतलब होता है इनफाइनाइट सम, तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सम ले लेना है। इनफाइनाइट सम है और यहाँ पर जो टर्म्स है वो कुछ इस तरीके से है, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट टू दी पावर एन। ठीक है, ए एन जो है वो कोफिशिएंट कहलाएगा पावर सीरीज का, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स नॉट इज़ अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अब अगर आप पढ़ रहे हैं पावर सीरीज रियल नंबर्स में, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल फील्ड से बिलोंग करेंगे, वेरिएबल भी रियल फील्ड से बिलोंग करेगा, और एक्स नॉट जो है वो कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, फिक्स रियल नंबर आप कह सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ए एन एक्स एक्स नॉट, ये सभी के सभी कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसका मतलब हो गया कि ये पावर सीरीज क्या है, पावर सीरीज इन रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स की पावर सीरीज होगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर सीरीज भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज। और वहाँ पर बस चेंज इतना आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, यूजुअली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं z से, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रही हूँ z माइनस जेड नॉट टू दी पावर n। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज है, यहाँ पर ये वेरिएबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से बिलोंग करेगा, ये फिक्स कांस्टेंट होगा, ए एन जो है ये कोफिशिएंट्स है, और ये इस बार कहाँ से बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स फील्ड से। तो आप लिख सकते हैं कि ए एन बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, z is a complex variable and z naught is some fixed complex number। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं रियल पावर सीरीज और कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज। अब देखिए सीरीज है इसलिए इनफाइनाइट सम लिया गया है, पावर वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इस सीरीज में वेरिएबल की इंक्रीजिंग पावर है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि टर्म्स जो है वो पावर की फॉर्म में दी हुई है। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो पहली टर्म आएगी ए नॉट, सेकेंड टर्म आएगी प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पावर सीरीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस पावर सीरीज को कहा जाएगा, दिस इज़ रियल पावर सीरीज सेंटर्ड एट एक्स नॉट। इन द सेम वे ये भी एक कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज है, और सेंटर कहाँ है इसका, जेड नॉट। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम सेंटर कहते हैं पावर सीरीज का। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम ज़ीरो ले लें तो ये पावर सीरीज रिड्यूस हो जाएगी। इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन रियल पावर सीरीज जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। तो ये पावर सीरीज है सेंटर्ड एट ओरिजिन। इन द सेम वे अगर कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज आपको पढ़नी है सेंटर्ड एट ज़ीरो या सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो उसको आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हम जो भी रिजल्ट्स पढ़ेंगे वो ज़्यादातर ना इन पावर सीरीज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर सीरीज थोड़ी सिंपल है इससे ज़्यादा, और जो भी रिज़ल्ट इन पावर सीरीज के लिए होल्ड होगा, बस आपको क्या करना है, इस पावर सीरीज के लिए अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ से उसी रिज़ल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर x की फॉर्म में आएगा रिज़ल्ट, और यहाँ पर उसी को आपको x माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस करना है। इन द सेम वे जो भी रिज़ल्ट z की फॉर्म में आ रहा है, अगर इस पावर सीरीज के लिए आपको लिखना है, दैट मीन्स अगर सेंटर कुछ और है तो आप z को रिप्लेस कर दो z माइनस जेड नॉट से, उतना हर जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल पावर सीरीज को लेने वाले हैं, दैट मीन्स पावर सीरीज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये रियल पावर सीरीज है, ये कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज है। कॉम्प्लेक्स का ही स्पेशल केस हो जाएगा रियल। अगर z इक्वल टू z जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, दैट मीन्स x प्लस आयोटा y है। अगर y को आप ज़ीरो ले लेंगे तो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, रियल नंबर में। दैट मीन्स अगर आप कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज को कवर कर देते हैं तो रियल पावर सीरीज जो है वो उसकी का स्पेशल केस है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इससे पहले अपन ने सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ा है, पावर सीरीज को यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पावर सीरीज जो है, जैसा कि समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, ये मैंने पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज कंसीडर की है सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए हर टर्म में क्या है, वेरिएबल प्रेजेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, अदरवाइज़ यहाँ पर जेड स्क्वायर, तो टर्म्स जो है वो क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल प्रेजेंट है,
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, अगर रियल है, अगर रियल पावर सीरीज़ देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स सीरीज की हर टर्म जो है वो क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, फंक्शंस है। तो ये आप इसको बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन है, ठीक है। दैट मीन्स पावर सीरीज जो है वो भी एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। तो पावर सीरीज इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन का ही एक स्पेशल केस है पावर सीरीज, ठीक है। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि समेशन एफ एन, इनफाइनाइट सम है किसका, फंक्शंस का, एफ एन एक्स, ठीक है। और एफ एन अगर कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं तो एफ एन जेड लिख देंगे। दैट मीन्स एफ नॉट एक्स, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, इस तरीके से फंक्शंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये फंक्शंस है पावर सीरीज में, ये स्पेशल इस टाइप के फंक्शन है, ठीक है। एक कांस्टेंट जुड़ा है और वेरिएबल की पावर है। तो अगर एफ एन कुछ इस स्पेसिफिक टाइप के हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज ऑफ फंक्शन, पावर सीरीज में। इसलिए पावर सीरीज को कवर किया जाता है सीरीज ऑफ फंक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। अब जो भी आपने पढ़ा है कि सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के टर्म्स में हम जो डिफाइन करते थे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, वो सारे के सारे कंसेप्ट पावर सीरीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। दैट मीन्स कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाइए, उसकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। अगर उसकी कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो हम कहेंगे पावर सीरीज भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है दैट मीन्स पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इसी तरीके से वो रिजल्ट्स तो होंगे, ठीक है। लेकिन पावर सीरीज जो है वो कुछ स्पेशल रिजल्ट रखता है जो हर सीरीज ऑफ फंक्शन नहीं रखता है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा है कि कोई भी अगर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन है तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर सकती है, किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए वो क्या कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज को कंसीडर किया है तो यहाँ पर भी यही होगा कि for some value of z this power series will converge, for some it may diverge, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि जैसा कि मैं एक स्पेशल केस ले लेती हूँ, इफ़ z इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर z ज़ीरो रख दें, वेरिएबल को ज़ीरो रख दें, हम ये देखना चाह रहे हैं कि z इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। an कुछ भी हो सकता है, ठीक है। an को जैसे जैसे चेंज करेंगे आपको अलग अलग पावर सीरीज मिलेगी। देखिए पावर सीरीज का ये फॉर्मेट है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज किसको करना है, इस सीक्वेंस को करना है, an को आपको चेंज करना है। z टू द पावर n तो फिक्स है, अगर रियल में पढ़ रहे हैं तो x टू द पावर n फिक्स रहेगा, ठीक है। तो पावर सीरीज, अलग अलग पावर सीरीज कैसे मिलेगी, इफ़ यू आर चेंजिंग an, जैसे जैसे an को चेंज करेंगे यू विल गेट डिफरेंट पावर सीरीज, ठीक है। तो अब उन पावर सीरीज की आपको कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला केस मैं ले लेती हूँ फॉर z इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स पावर सीरीज की कन्वर्जेंस z इक्वल टू ज़ीरो के लिए इसका नेचर कैसा रहता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे ही z इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे ये पावर सीरीज किस में रिड्यूस हो जाएगी, पावर सीरीज को आप एक्सपेंड करके लिखिए, ए नॉट प्लस A1z प्लस A2z स्क्वायर। दैट मीन्स सेकेंड टर्म और उसके आगे की सभी टर्म्स में z प्रेजेंट है, z की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगी टर्म्स और आपके पास बचेगा ए नॉट फर्स्ट टर्म, ठीक है। दैट मीन्स ये पावर सीरीज रिड्यूस हो जाती है, ए नॉट ये तो फाइनाइट है, दैट मीन्स ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी और किसे कन्वर्ज करेगी, ए नॉट को। कुछ भी आप ए एन की वैल्यू ले लीजिए, मतलब कोई भी सीक्वेंस ले लो। अब ये फिक्स रिजल्ट हो गया कि वेरिएबल फॉर z इक्वल टू ज़ीरो पावर सीरीज इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आप एक तो बता सकते हैं कि पावर सीरीज जो है वो एक फिक्स पॉइंट के लिए तो हमेशा कन्वर्ज करेगी, x इक्वल टू ज़ीरो या फिर z इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उसके अलावा दूसरे वेरिएबल पर या फिर मैं कहूँ दूसरे पॉइंट पर उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ एक फ़िक्स पॉइंट तो हमें पता चल गया, अगर आप रियल में लेके चल रहे हैं तो ओरिजिन पे x इक्वल टू ज़ीरो पे पावर सीरीज इज़ ऑलवेज़ कन्वर्जेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स फील्ड में देख रहे हैं तो z इक्वल टू ज़ीरो जो है इस पे पावर सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ, इफ़ अगर ये कोफिशेंट जो है ये ज़ीरो है, ए एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर n ग्रेटर देन p। दैट मीन्स आपके पास जो ये आपने सीक्वेंस कंसीडर की है ए एन, ये कुछ इस तरीके से है, A1 A2
A3 A P तक है, लेकिन जैसे ही n P से बड़ा है उसके बाद की सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। A P+1 P+2 ये बाकी की टर्म्स क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो पावर सीरीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, an फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इसको जब आप लिखेंगे A0 प्लस A1Z प्लस A2Z², क्योंकि an जो है वो कब तक नॉन ज़ीरो है, AP तक, तो ये AP तक खुलेगी, आगे की टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। दैट मीन्स ये पावर सीरीज जो है ये किसके इक्वल आ गया, एक पॉलिनोमियल के इक्वल आ गया, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p। और ये सम तो हमेशा फाइनाइट रहेगा, z की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे इस सम को तो हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोफिशिएंट कुछ आप इस तरीके से ले रहे हैं तो पावर सीरीज किस में रिड्यूस हो जाती है, एक पॉलिनोमियल में। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पावर सीरीज जो है वो जनरलाइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर पावर सीरीज को कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। आपने अभी तक ये देखा होगा जब हमने फंक्शन की सीरीज़ को कंसीडर किया था, जैसे fn(x), तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि ये सीरीज जो है ये कुछ x की वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, कुछ x की वैल्यू के लिए डाइवर्ज कर सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि x = 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर रही हो और x = 1/2 के लिए ये डाइवर्ज करे, तो मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के लिए ये कन्वर्ज कर सकती है, कुछ के लिए डाइवर्ज कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हर x की वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज कर रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीरीज ऑफ फंक्शन फुली डाइवर्जेंट हो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो कहीं भी कुछ रिलेशन नहीं था, मतलब x की वैल्यूज़ के बीच में और कन्वर्जेंस के नेचर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था फॉर जनरल सीरीज ऑफ फंक्शन के केस में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं पावर सीरीज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको थ्योरम का स्टेटमेंट समझाती हूँ। If summation an z0 to the power n is convergent, then summation an z to the power n, that means ये पावर सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इस रीज़न में फॉर mod z लेस देन mod z0। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पावर सीरीज है, ठीक है, जनरल, ये कहाँ पर कन्वर्जेंट दी हुई है, z0 पॉइंट पे। दैट मीन्स ये पावर सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है z0 पॉइंट पे, ये गिवन है। इफ़ समीशन an z0 टू द पावर n इज़ कन्वर्जेंट, तो आपको क्या प्रूव करना है, तो पूरी की पूरी पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इस रीज़न में। देखिए ये जो रीज़न है mod z लेस देन mod z0, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, हम रियल में भी डिस्कस करेंगे इस रिज़ल्ट को, पहले हम कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं। mod z लेस देन mod z0, z0 कोई भी एक फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है, z0। mod z0 का क्या मतलब है, इसकी मॉडुलस वैल्यू, दैट मीन्स रेडियस वेक्टर आप बना दीजिए ओरिजिन से, ठीक है। ये जो लेंथ है z0 से z0 की, इसी को कहा जाता है mod z0, करेक्ट। अब आपको ये लेना है कि वो सारे z जिनका मॉडुलस mod z क्या होना चाहिए, mod z0 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स ये लेंथ है z0 की, आपको वो सारे z कंसीडर करने हैं जिनकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ से कम है। अब इस लेंथ से कम वाले z कहाँ पर आएंगे, तो ये सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, सर्कुलर रीजन के अंदर का पोर्शन है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर जो भी z लाई कर रहे होंगे, दैट मीन्स ये ओपन डिस्क ले ली गई है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट साइन है लेस देन का, अगर इक्वल होता तो हम बाउंड्री को भी कंसीडर करते, इसलिए मैंने डॉटेड बाउंड्री बनाई है। दैट मीन्स आपको अंदर के पॉइंट्स लेने हैं, इस डिस्क के अंदर के, ये ओपन डिस्क है कुल मिला के, यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर पावर सीरीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पे कन्वर्ज होती है, इस पॉइंट पर अगर कन्वर्ज हो रही है इस z0 पर, तो पावर सीरीज कन्वर्ज होगी एब्सोल्युटली इस पूरे के पूरे अंदर रीजन में। दैट मीन्स पावर सीरीज हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी अंदर। ऐसा रिजल्ट हमने ना सीरीज ऑफ फंक्शन में नहीं पढ़ा, हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि एक पॉइंट पे अगर कन्वर्ज कर रही है सीरीज ऑफ फंक्शन तो किसी और पॉइंट पे या कहीं और रीजन में कन्वर्ज करेगी, ऐसा वहाँ पर नहीं पढ़ा था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट है पावर सीरीज के लिए, कि पावर सीरीज एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, तो उससे आप सर्कल खींच लो, उस पूरे के पूरे रीजन में क्या होगी, कन्वर्ज होगी पावर सीरीज। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं फटाफट से। आपको क्या गिवन है, सिंस समेशन an z0 टू द पावर n
इज़ कन्वर्जेंट, ये आपको कन्वर्जेंट दी हुई है। अब कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट दी हुई है, आपने पढ़ा होगा अगर समेशन एस एन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। इफ़ दिस इज़ कन्वर्जेंट दैट मीन्स इसकी nth टर्म जो है वो कन्वर्ज करती है ज़ीरो को, ठीक है। एस एन क्या आएगा, ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जेड नॉट टू द पावर n जो है ये ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। अब ये एक सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स की, ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट डिफरेंस बिटवीन मॉडुलस ऑफ ए एन जेड नॉट टू द पावर n सीक्वेंस जो है वो माइनस इसकी लिमिट पॉइंट किसको कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो को। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, या फिर यहाँ पर हटा भी सकते हैं इक्वल, ठीक है। एन नॉट या एन नॉट से बड़े कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए एन जेड नॉट टू द पावर n लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब मैं एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, ठीक है। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लें तो कोई एक और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n1, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ n1 कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा मॉड ए एन जेड नॉट टू द पावर n लेस देन 1, इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये दिया हुआ था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है जेड नॉट के लिए। सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी nth टर्म ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी, nth टर्म ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ कर ली, सॉरी एप्सिलॉन और n की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करके इक्वेशन 1 तक पहुँच गए। अब अपन को रिजल्ट देना है जनरल पावर सीरीज, दैट मीन्स ए एन जेड टू द पावर n इसके लिए, ठीक है। समेशन भी लगाए लेकिन यहाँ पर nth टर्म मैं लेके चल रही हूँ। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए एन जेड नॉट टू द पावर n, इससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए एन जेड टू द पावर n एज इट इज़ है, जेड नॉट टू द पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म को मैं अलग अलग कर देती हूँ, z बाई जेड नॉट टू दी पावर n लेस देन, ये देखो ये टर्म अभी हमने 1 इक्वेशन 1 से आप क्या कर सकते हैं, ये टर्म किससे छोटी है 1 से, तो ये मैंने कर दिया स्ट्रिक्टली लेस देन 1। लेकिन ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं व्हेन n ग्रेटर देन n1, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n ग्रेटर देन n1। तो ये यहाँ पर आप कंडीशन लिख दीजिए। तो समेशन मॉड ए एन जेड टू द पावर n जो है वो किससे छोटा है, z बाई जेड नॉट टू द पावर n। तो यहाँ पर आपने ये निकाल दिया अभी रिजल्ट। अब देखिए ये सीरीज जो है, अब आपको क्या दिया हुआ है, जो रीज़न दिया हुआ है वो मॉड z लेस देन मॉड z नॉट। अब आपको ये दिया हुआ है कि मॉड z जो है लेस देन मॉड z नॉट, इसका मतलब ये होगा कि मॉड z बाई जेड नॉट, मॉडुलस कॉमन ले लेते हैं तो वो लेस देन 1 है। यहाँ पर देखिए इससे जो बनने वाली सीरीज होगी, सॉरी इससे बनने वाली सीरीज जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, z बाई जेड नॉट टू द पावर n। तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। इसको जब आप खोलेंगे तो 1 प्लस मॉड z बाई जेड नॉट प्लस मॉड z बाई जेड नॉट का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये खुलेगी और ये कॉमन रेशियो रहेगा। ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो तभी कन्वर्जेंट होती है जब उसका कॉमन रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो यहाँ पर भी कॉमन रेशियो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये इससे बनने वाली, इस सीक्वेंस से बनने वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये देखो दोनों पॉजिटिव है, आप बोल रहे हैं इससे बनने वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन मॉड ए एन जेड टू द पावर n इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। ये हम किसको यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। इसका मतलब यही तो हुआ कि समेशन ए एन जेड टू द पावर n, दैट मीन्स जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, इज़ कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि मॉड लगा के अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो आप या तो ये बोलिए कि मॉड ए एन जेड टू द पावर n सीरीज दिस इज़ कन्वर्जेंट, या फिर आप सिंपली बोलिए कि जो पावर सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूट। किस रीज़न में, फॉर मॉड z लेस देन मॉड z नॉट, इसके लिए ये कन्वर्जेंस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस रिज़ल्ट में ये देखा कि किसी पर्टिकुलर z नॉट पे अगर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो z नॉट 0 से सेंटर लेना है आपको, 0 को सेंटर मानते हुए जेड मॉड जेड नॉट तक रेडियस बना के उस पूरे के पूरे सर्कल में कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब इसी को अगर हम रियल के केस में
रिड्यूस करें इस रिज़ल्ट को, तो वहाँ पर ये होगा कि अगर आपके पास रियल पावर सीरीज है समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और ये कन्वर्जेंट है किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर के लिए, इफ़ दिस इज़ कन्वर्जेंट एट सम पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, तो देन द पावर सीरीज इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन मॉड एक्स नॉट। इस तरीके से रिजल्ट, जैसे वहाँ पर मॉड जेड लेस देन मॉड जेड नॉट था, यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स लेस देन मॉड एक्स नॉट। अब इससे क्या मतलब है, मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि ये पावर सीरीज अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्स नॉट पे कन्वर्जेंट है, हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पावर सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है, इज़ कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू 2, ठीक है, इसका मतलब x नॉट की क्या वैल्यू है, 2 है। 2 पे अगर कन्वर्जेंट है तो फिर आप ये कहेंगे कि एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये पावर सीरीज x की जब आप 2 वैल्यू रख रहे हैं तब कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये पावर सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी, किस रीज़न में, फॉर मॉड x लेस देन 2, दैट मीन्स जब x -2 से 2 के बीच में होगा तब भी ये क्या रहेगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। ये 0 है तो ये -2 से 2, आपको सिर्फ इतना पता था कि 2 पर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो आपने इतना बता दिया कि -2 से 2 के बीच में भी ये क्या रहेगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाता है पावर सीरीज में, जो कि हमें सीरीज ऑफ फंक्शन में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने एक्स नॉट की जगह ले लिया, जैसे मान लेते हैं कि ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है x इक्वल टू -3, इसका क्या मतलब हुआ, x नॉट की वैल्यू -3 है, तो पावर सीरीज अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे -3 पे कन्वर्जेंट है तो आप क्या कहेंगे, ये सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होगी कब, जब मॉड x लेस देन मॉड x नॉट, दैट मीन्स माइनस का मॉड 3, तो वो हो जाएगा 3। इसका मतलब जब x -3 से 3 के बीच में होगा तब भी ये क्या होगी, सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। दैट मीन्स हमको कन्वर्जेंस का नेचर सिर्फ एक पॉइंट पे पता है, उससे आप ना एक रीज़न निकाल के आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी वो सीरीज कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंस कैसी मिल रही है, एब्सोल्यूटली। जब आपने पावर सीरीज, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज देखी तो वहाँ पर जो रीज़न आ रहा था वो क्या था, सर्कुलर रीज़न था, दैट मीन्स ओपन डिस्क मिल रही थी। रियल पावर सीरीज जब आप कंसिडर करेंगे वहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन है तो रीज़न क्या मिल रहा है, सर्कल, या फिर मैं कहूँ डिस्क मिल रही है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक लाइन है तो आपको रीज़न क्या मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर सेंटर क्या है, 0, तो 0 के अबाउट आपको ओपन इंटरवल मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर प्लेन था तो वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा डिस्क आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे ये सभी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स के केस में। बट रियल के केस में आपको सिर्फ इस लाइन पे चलना है, तो ये 0 है, पीछे और आगे जैसे ही चलेंगे आपको एक इंटरवल मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पूछते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पूछते हैं, तो ये यहीं से आता है, ठीक है। क्योंकि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो पूरा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आपको मिल जाता है जहाँ पर भी वो कन्वर्ज कर रही होती है, इसलिए हमसे पूछा जाता है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करिए या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस थ्योरम से ये कंसेप्ट समझ में आता है कि ऐसा क्यों पूछा जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जेंस के केस में हमको सर्कल या फिर इंटरवल क्यों मिल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसा रीज़न हमको कहाँ से मिल रहा है। तो इस थ्योरम से आप ईजिली समझ सकते हैं। यहीं से एक कंसेप्ट आता है, वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए हम उसे समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर आपके पास पावर सीरीज है और वो कन्वर्जेंट हो जाती है किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है उसके अंदर वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। मान लेते हैं कि ये Z0 पॉइंट है और इस पर अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपने देखा कि सेंटर 0 रखते हुए एक सर्कल बना लीजिए जो Z0 से पास हो। इस सर्कल के अंदर क्या रहेगी, ये सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है Z0 पर और ये सीरीज कन्वर्जेंट है किसी Z1 पॉइंट पर, वो Z1 यहाँ पर है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है Z2 पॉइंट पर, Z2 कहीं यहाँ है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है Z3, कोई तीसरा पॉइंट मिल गया। सीरीज कन्वर्जेंट है कहीं Z4 पर। इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है ना, कुछ पॉइंट्स पर ये कन्वर्जेंट है, वो पॉइंट्स क्या है, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, उनको हमने नाम दे दिया और ये यहीं कहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं फैले हुए होंगे, जैसे कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनकी लोकेशन मैंने बना दी है, ठीक है। इनको यहाँ पर लोकेट कर दिया। ये 5 पॉइंट लिए हैं, इन 5 पॉइंट पर ये क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है। यूजिंग दैट थ्योरम आप क्या बोलेंगे, अगर ये Z1 पे कन्वर्जेंट है तो Z1 से पास होने वाला सर्कल जो है उसके अंदर भी ये सीरीज क्या होगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। दैट मीन्स इस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट है। अब आप क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा वाला सर्कल मिल गया,
इसको आप C0 कह दीजिए, ये C1, इस C1 के अंदर क्या है, सर्कल, इस C1 सर्कल के अंदर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अब C0 को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज C1 जो है वो बड़ा सर्कल है, तो Z0 की इंपॉर्टेंस अब खत्म हो गई, C0 की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपको बड़ा सर्कल मिल गया। अब आप कहेंगे C1 के अंदर कन्वर्जेंट है। फिर हमें एक थर्ड पॉइंट मिल गया Z2 ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर अगर कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स इससे पास होने वाला जो सर्कल होगा उसके अंदर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, Z3 हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा दूर, इसका मतलब ये हुआ एक नया आपको सर्कल मिल गया, इसको मैं कह देती हूँ C2। अब C2 के अंदर कन्वर्जेंट है, अब वो C1 से बड़ा है, तो अब C1 की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब आप कहेंगे C2 में क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इस तरीके से Z3 के लिए आप करेंगे। और Z4 आप देख सकते हैं सबसे दूर है, दैट मीन्स मॉड Z4 जो है ये लेंथ सबसे लंबी दिख रही है, ठीक है। तो Z4 से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसके अंदर सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। अब मान लेते हैं कि इसके बाहर हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो इसको कहा जाता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, और इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आपको वो पॉइंट या वो सर्कल ढूंढ के लाना है जहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना दूर जा सकते हैं, ठीक है, कि ये सीरीज क्या रहे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दैट मीन्स उसके बाहर क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट। अब देखिए पहला जो सर्कल था C0 वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं था, क्यों, क्योंकि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कन्वर्जेंट होती है और बाहर डाइवर्जेंट होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम C1 हमें मिल रहा है, इससे बड़ा C2 C3 जहाँ पर क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स C0 इज़ नॉट अ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, C1 भी नहीं है। इसी तरीके से ये आपको मिल रहा है C4 मान लेते हैं ये सर्कल, तो C4 को मैं क्यों बोल रही हूँ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि Z4 के बाद कोई हमें पॉइंट मिल ही नहीं रहा है जिस पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। दैट मीन्स यही सबसे लास्ट वाला मिला, इसी को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, और मॉड Z4 जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मल डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। लेट समेशन an z to the power n this be a power series, ये आपके पास एक पावर सीरीज है। देन द नंबर, तो रेडियस है वो एक रियल पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। देन द नंबर आर को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, आर जो है वो डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, और आर को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज़ सुप्रीमम ऑफ व्हाट, सुप्रीमम ऑफ मॉड एस, वेयर एस इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड समेशन an s to the power n इज़ कन्वर्जेंट। आपने क्या लिखा देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जब मैं पावर सीरीज में z की जगह s रख रही हूँ तो ये सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप कहेंगे मॉड s से पास होने वाला सर्कल, दैट मीन्स मॉड s के अंदर वाला, मॉड s रेडियस वाला सर्कल, और उसके अंदर क्या रहेगी, ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। देखिए इस तरीके से s अगर यहाँ पर है, s वो पॉइंट है जिस पर सीरीज कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स मॉड s, ये मॉड s है, इससे और s से पास होने वाले सर्कल में क्या रहेगी, ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो सारे s इकट्ठे करके यहाँ रखने हैं, और s नहीं मॉड s रखना है, बिकॉज r आपको r की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो r क्या होगा, मॉड z मॉड s। s क्या है, s क्या प्रॉपर्टी रख रहा है कि इस पॉइंट पर जब z की जगह s रख रही हो तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ये इस s की प्रॉपर्टी है कि पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट दैट पॉइंट s। तो जो मॉड s होगा उससे हमको ना सर्कल ऑफ काफ़ी सारे कन्वर्जेंस के सर्कल मिलेंगे। जो मैक्सिमम वाला होगा उसको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे, और मॉड एस को रेडियस कहेंगे। मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सुप्रीमम, तो सुप्रीमम आपको किसका लेना है, मॉड एस का लेना है, ठीक है। अब इसको ही हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सुप्रीमम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट मिले, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हो। तो इनफाइनाइट नंबर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमा निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम सुप्रीमम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है। और मॉड z इक्वल टू r, इसको आप क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं c की जगह r रख दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर रियल पावर सीरीज। और वहाँ पर हमको, यहाँ पर सर्कल मिल रहा है, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इंटरवल मिलेगा मॉड x लेस देन r, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0, ठीक है, ये माइनस r से r, ठीक है। तो माइनस r टू r, ये क्या हो गया, इंटरवल, कन्वर्जेंस इंटरवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करना है।
रियल पावर सीरीज के केस में सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस किस में रिड्यूस हो जाता है, इंटरवल में। तो इस तरीके से दी जाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।